हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं फिजिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, मोशन से रिलेटेड है, यानी मोशन का एक पार्ट है जिसमें पढ़ने वाले हम लोग फोर्स यानी फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भरपूर बनते हैं। ठीक है, तो हमने सोचा कि इसको वन शॉट में कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी अब चैप्टर्स लेके आऊँगा या फिर कुछ भी लेके आऊँगा वन शॉट में, यानी कि बच्चे को पार्ट 1 पार्ट 2 ना देखना पड़े, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से वन शॉट में सारी चीज़ें करा रहा हूँ। ठीक है, तो वन शॉट में आज जानने वाले हम लोग फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे जितना पूछा जाता है। और ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम के बारे में बहुत बेसिक से बताऊंगा। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस आपको पूरा बने रहना हमारे साथ। बहुत सारे बच्चे आ गए, सबको गुड मॉर्निंग। और जितने भी लोग हैं, सर आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक ठाक है, देख रहे हो खांसी वांसी थोड़ी सी आ रही है, बट मैंने सोचा कब तक क्लास को बंक किया जाए, कब तक क्लास को रोका जाएगा। ठीक है, सस्पेंड करना बहुत सही नहीं है क्लास को बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने सोचा कि क्लास तबीयत सही हो जाती है अपने, जब क्लास लेते हैं ना आप लोगों के सामने आते हैं तबीयत अपने आप सही हो जाती है, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, चलो सब कुछ बढ़िया है, सबको गुड मॉर्निंग। एक बार सारे बच्चे बता दो सब कुछ बढ़िया आ रहा, ऑडियो वीडियो बढ़िया आ रहा, ताकि हम लोग क्लास स्टार्ट करें और लाइक करके उपस्थिति दर्ज करा दें। अपना अटेंडेंस लाइक करके देंगे आप लोग, अपना गुरु दक्षिणा कैसे देंगे, लाइक करके शेयर करके देंगे। ठीक है, यही मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, लाइक कर दो एक बार। चलो शुरू करते हैं हम लोग सेशन को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हो लाइक कोई नहीं कर रहा है, लाइक बहुत कम लोग करते हो यार। मैं बार बार बोलता हूँ लाइक इज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलो सब बढ़िया आ रहा है, शुरू करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब सबसे पहला टर्म उठाएंगे हम, आपको समझाएंगे क्या फोर्स, यानी कि हिंदी में कहते हैं बल। बिल्कुल घबराना मत, 1 घंटे का वक्त दो। ठीक है, 1 घंटे में लगभग मैं कोशिश करूँगा 1 से सवा घंटे में पूरा एक कंप्लीट मैं बता दूंगा, या फिर जितना भी टाइम लगे पूरा कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा। फोर्स, बल, फोर्स की जहाँ भी बात आती है, ठीक है, बिल्कुल हम लोग 16,000 फैमिली हो चुके हैं, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। ठीक है, बस ऐसे ही शेयर करते रहिए और लाइक करिए। लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं, सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो। अच्छा लगे तो लाइक करो, कोई जबरदस्ती नहीं। चलो सबसे पहले अगर फोर्स की बात करूं, फोर्स क्या होता है, तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पुल या पुश, पुल और पुश। ठीक है, यानी कि खींचना या ढकेलना बल कहलाता है, यही पढ़ते हुए आ रहे हो। यानी हम कह सकते हैं बल क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ठीक है, जो क्या करता है, फोर्स क्या है, एक प्रकार का एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में यानी कि उसके पोजीशन में चेंज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको मोशन में लेके आ जाता है, या फिर अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला लेता है, या फिर लाने की कोशिश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। तो बल सबको समझ में आ गया, फोर्स सबको समझ में आ गया। क्या हो, एक एक्सटर्नल एफर्ट है, यानी एक हमारा क्या है, एक प्रयास है किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में है तो रेस्ट में लाने की, या फिर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले जाने की। ठीक है, या फिर उसको ले जाने का प्रयास करें। ठीक है, उसे हम बल कहते हैं। यानी पुल और पुश इज नोन एज फोर्स, बचपन वाला डेफिनेशन। या फिर और भी एक डेफिनेशन कह सकते हो, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। यानी फोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि एक बाहरी कारक है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में है तो रोकने की कोशिश करता है, रेस्ट में लाने की कोशिश करता है, या फिर रेस्ट में है तो मोशन में, फिर मोशन में है तो रेस्ट में लाने की, रेस्ट में है तो मोशन में लाने की कोशिश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। इससे पहले हम फोर्स F लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स F लगाते हैं, तो ये जो मास है तो वैल्यू a से एक्सेलरेट हो जाता है तो ये जो ऑब्जेक्ट मास m का है वो वैल्यू 1 से एक्सेलरेट हो जाता है। देन यहाँ पे फोर्स हो जाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या समझ में आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान मास m दिया हुआ है, इस पे जब फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वैल्यू a से एक्सेलरेट हो जाता है, त्वरित हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। देन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू, बहुत बेसिक से मैं चलूंगा, समझने की कोशिश करना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सारे बच्चों को मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, क्लियर हो रहा है। F क्या है, फोर्स है, M क्या है, मास है, क्या है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण है, बल है, द्रव्यमान है और त्वरण है।
अब एक एक चीज़ को हम लोग फोर्स के बारे में समझेंगे ज़रा सा। मैं कमेंट पे थोड़ा कम ही ध्यान दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट को डिलीवर करना होता है। फोर्स का जो सिंबल होता है क्या होता है भाई, एफ होता है। एक एक टाइप में बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से ये भी जान लेना। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर, कई बार पूछा गया है, यानी सदिश राशि। कंपटीशन पढ़ाने का मतलब यही होता है कि फैक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको लिखने की जरूरत, क्योंकि यही पॉइंट से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो क्या होता है, सदिश राशि। सदिश और अदिश में किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, क्या हो, जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो इसके पास, या फिर डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है सर, बिल्कुल। मान लो कोई दरवाजा है छोटा सा, और यहाँ पे कुंडी लगा हुआ है, हम सुबह से लेकर शाम तक इसको धक्का दे रहे हैं तभी खुल नहीं रहा है। ये धक्का दे रहा है, फिर भी ये खूब फोर्स लगा रहा है, 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 1000 न्यूटन का, फिर भी ये दरवाजा खुल नहीं पा रहा है। एक छोटा सा बच्चा आता है, इसको खींच देता है पीछे से, धीरे से खींच देता है, दरवाजा खुल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये जो फोर्स है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड करके हम अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे, दरवाजा नहीं खुल रहा है, यानी मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन छोटा बच्चा आता है, पीछे की तरफ खींच देता है, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड कर गया कि नहीं फोर्स, यानी फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड कर गया। इसका मतलब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाती है इसकी भाई, बताते चलो सर, न्यूटन। एसआई बेस्ड यूनिट क्या हो जाएगी, ठीक है, तो मास का केजी, ये थोड़े लगाओगे। एक्सेलरेशन का, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एसआई बेस्ड यूनिट। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट आपको बता दिया। अब सीजीएस यूनिट आपसे पूछ देगा कि सर सीजीएस यूनिट क्या होगा, बताओ, किसी को पता है तो बताओ मेरे को भाई कि सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा। इतने लोग देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो सेशन को बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डाइन, अरे वाह, राजेश कुमार का आंसर आ गया, दिवेश पाल का आ गया, बहुत बढ़िया तुम लोग यार, बहुत बढ़िया। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा भाई, तो डाइन हो जाएगा। वो गांव वाली डाइन नहीं जो टोना करती है, टोटका करती है, समझ रहे हो। चलो क्लियर हुआ। ये भी पूछे जाते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मैं एक एक पॉइंट क्यों लिखवाता हूँ, कभी मैं जब पढ़ाता हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होता है, क्यों, क्योंकि पूछा जाता है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये भी पूछा जाता है। बताओ 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, मैं सबके आंसर देख रहा हूँ। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो भाई 10⁵, कोई नहीं बता रहा है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल राजेश कुमार, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा तो लाइक कर दो भाई, जिसको भी समझ में आ रहा लाइक कर दो, धुआं बना दो लाइक करके। ये मैंने फोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया, जरा सा रुक जाओ। अब फोर्स का इफेक्ट क्या होता है आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्या, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर सकता है, ठीक है, कोई रुकी हुई वस्तु तो उसको मोशन में कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसको रोक सकता है, फोर्स कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये सब इफेक्ट होते हैं फोर्स के। अब फोर्सेज में कई प्रकार के फोर्सेज हमें पढ़ने होते हैं, जरा समझो। जो इस चैप्टर में फोर्स पढ़ना उसको मैं पढ़ाऊंगा। फोर्स तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो वाला फोर्स समझते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा लगे तभी लाइक करना सेशन को। आवाज़ देखो कैसी हो गई हमारी, थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि थोड़ी सी नहीं, कई दिनों से ख़राब चल रही थी तबीयत, लेकिन फिर भी हमने सोचा क्लास लेने के बाद ही तबीयत ठीक हो सकता है, किसी दवा से ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए मतलब क्लास लो तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगा। अब देखो, एक हम पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल होता है ना, और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। बताओ क्या होता है भाई, किसी को पता हो तो। हिंदी में संपर्क बल, असंपर्क बल, इतना तो पता ही होगा। कॉन्टैक्ट मतलब क्या, संपर्क में हो, ठीक है। तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या, जब दो बॉडीज क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो। द फोर्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, यानी कि मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा है, डायरेक्टली क्या इस पे कनेक्ट है, डायरेक्टली क्या इसे कांटेक्ट में है, तो उसे क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। यानी कि जितने भी मस्कुलर फोर्स होते हैं, मान लो हमने क्या किया, बोर्ड पे फोर्स लगाया, तो ये क्या मस्कुलर फोर्स है, मसल से हम लगा रहे हैं इस पे फोर्स, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कांटेक्ट फोर्स में आ गया। यानी कि हम इस पे क्या कांटेक्ट में कर रहे हैं बोर्ड के, तब इस पे फोर्स लग रहा है, ऐसा तो नहीं यहीं से फोर्स लग रहा है।
तो हमने कंटेक्ट किया फोर्स। जितने मस्कुलर फोर्स होते हैं क्या होते हैं, कंटेक्ट फोर्स में आते हैं आपके, ठीक है। जितने भी मैकेनिकल यांत्रिक बल जितने भी होते हैं क्या होते हैं, कंटेक्ट फोर्स में आते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल जो होता है वो भी किस में आता है, कंटेक्ट फोर्स में आता है। तो कंटेक्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा। नॉन कंटेक्ट इसका उल्टा होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो लगे उनके बीच में, फोर्स एक्सपीरियंस तो करे, बल का अनुभव तो करे, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं हो। तो बताओ नॉन कांटेक्ट फोर्स का आंसर क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, योर्स ब्रिलियंसली, बहुत बढ़िया विशाल कुमार, बहुत बढ़िया। सर आप 2 दिन से कहाँ थे, घर पे थे। ये बताओ नॉन कांटेक्ट का कोई एग्जांपल मेरे को बताएगा। इतने लोग देख रहे हो, लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो यार, मतलब क्या है यार, हद करते हो। अगर मेहनत से तबीयत खराब होने के बाद भी मैं पर डे क्लास अगर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ले भी रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो सेशन को, बताओ कैसे मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, बहुत सारे बच्चों ने बताया। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब के सब क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी बताता हूँ कैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, धुआं कर दिए, धुआं कर दिए, लाइक कर दो भाई, तब मजा आएगा। अब देखो मैं बताता हूँ। नॉन कांटेक्ट में एक तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। ये पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे, भाई 2 मैग्नेट रख दो यहाँ पे, तो क्या करेगा, एक दूसरे को फोर्स नहीं लगाएगा, तो अट्रैक्ट करेगा, फिर रिपल करेगा, फोर्स ही लगाएगा, लेकिन कांटेक्ट में नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि 2 चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तब क्या बताएंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, एक बार सारे बच्चे बता दें, सबको क्लियर हुआ, यहाँ तक जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया सबको क्लियर हुआ। एक आता है रिजल्टेंट फोर्स, एक आता है रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल। रिजल्टेंट का मतलब क्या, इसे हम बोलते हैं नेट फोर्स। क्या बोलते हैं भाई, नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है। मान लो 2 न्यूटन इधर से लगा, 3 न्यूटन इधर से, 4 न्यूटन इधर से, 5 न्यूटन से, सबको ऐड कर दें, वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स यानी टोटल सम ऑफ फोर्स इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। अब यहाँ से बहुत बढ़िया टॉपिक आ रहा है, संतुलित बल और असंतुलित बल। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, देखो यहीं से क्वेश्चन बनेगा भाई। अब आते हैं क्या, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना। मणिशंकर पांडे, दिवेश पाल, अर्पण, राजेश कुमार, विशाल। सर नॉन कांटेक्ट फील्ड फोर्स भी कहते हैं क्या, हाँ कह सकते हैं। चलो इतने लोग देख रहे हो, रिप्लाई 1-2 ही लोगों का आता है, 4-5 लोगों का ही आता है, और लोग क्या कर रहे हो। अभी तो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, पूरा न्यूटन्स का लॉ मैं आपको बताने वाला, इतना बेसिक तरीके से बताऊंगा कि कभी जीवन में नहीं भूलोगे। पढ़ा तो बहुत होगा न्यूटन्स का लॉ तुम लोगों ने, न्यूटन का लॉ तुम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लेकिन हम जो बताएंगे थोड़ा समझना उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को फील करना। थोड़ा लाइक करो सेशन को। चलो अब देखो, अब जरा समझो। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे संतुलित बल, संतुलित बल यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अभी एक बच्चे ने जवाब भी दिया, इतना अच्छा जवाब दिया है, मज़ा आ गया। एक होता है असंतुलित बल, असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। समझने की कोशिश करना चाह रहा था, संतुलित बल का मतलब क्या। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और एक बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बहुत अच्छा लगा हमें। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना भी फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स क्या हो, नेट फोर्स से 0 हो जाए, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। यानी इफ ऑल द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम्स 0 देन इट इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। मान लो एक एग्जांपल तुम्हारे बुक से हमने उठाया है, ये बक्सा दिया हुआ मेरे पास, क्या है, बक्सा है, बहुत हैवी बक्सा है, और ये धरती पे ऐसे रखा हुआ है। तो बक्सा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, क्या, वेट ऑफ बक्सा करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, बक्सा क्या करेगा,
भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि बक्सा क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। अब ग्राउंड भी क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। और मान लो इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा हो, क्या लग रहा हो, फ्रिक्शन, मोशन के अपोजिट। और इधर से हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। मान लो हम क्या, ये धक्का यानी कि पुल, नहीं पुल मैंने खींचना, पुश मैंने धक्का देना, हम यहाँ से पुश कर रहे हैं, ठीक है। देखो चार फोर्स, तो चारों क्या होगा, ये तो क्या, चारों फोर्स क्या हो जाएंगे, कट पीट के। मान लो ये फ्रिक्शन फोर्स और जितना हम धक्का दे रहे दोनों बराबर है, तो कट पीट के सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बक्सा क्या अपने जगह पे पड़ा रहेगा। यानी कि अनबैलेंस्ड का मतलब क्या, सब कट पीट के नेट फोर्स क्या आ जाए, रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स से कभी भी काम नहीं होता है। यानी कि कभी भी हमें क्या करना है, वर्क डन करना है तो किससे होगा, अनबैलेंस से, बैलेंस से नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स से यहाँ पे जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, टोटल फोर्स, नेट फोर्स हमारा इसमें बैलेंस में जीरो हो जाता है। अनबैलेंस में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो नहीं होता है। मान लो हमारे पास कोई कार है, मान लो हमारे पास ये कोई कार है, ठीक है। अब नीचे ये कार अपना फोर्स लगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ग्राउंड भी इसके ऊपर फोर्स लगा, ये दोनों बराबर कट पीट के बराबर। इधर से मान लो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। ये जब फोर्स, पुश वाला फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा तो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी, गाड़ी क्या होगी, आगे की तरफ। यानी कि इस केस में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। जब हमें किसी भी बॉडी में मोशन कराना होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स हमें ये पुश वाला, पुल वाला देना पड़ेगा। पुल या पुश का फोर्स हमें ज़्यादा देना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स से, तभी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से घूमेगा। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क कराना हो तो क्या, अनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता और यहाँ पे जीरो हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी जो वर्क डन होता है तो किससे होता है, अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल से होता है। बैलेंस फोर्स से कोई भी काम नहीं होता है। बताओ बक्सा अपनी जगह से हिला नहीं हिला, क्यों, क्योंकि टोटल फोर्स क्या हो जा रहा है, कट पीट के जीरो हो जा रहा है। तो बैलेंस होता है और अनबैलेंस होता है। बताओ सबको ये चीज समझ में आ गई। जितना भी काम होता है अनबैलेंस से होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बता रहे हो भाई। क्लियर हुआ, सारे बच्चे एक बार बता दे, सबको क्लियर हुआ। यानी कि कभी भी किससे काम होता है, अनबैलेंस फोर्स से। बैलेंस फोर्स से कभी भी काम नहीं होता है, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। लेकिन एक चीज और समझना है, जो अनबैलेंस फोर्स होता है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में चेंज कर सकता है। मान लो हमने गुब्बारा लिया और दोनों ओर से दबाया, मान लो देखो शेप एंड साइज में चेंज कर सकता है। वर्क भले ना हो लेकिन शेप एंड, मान लो ये हमने बलून लिया, ठीक है, ये बलून ले लिया कि दिल वाला बलून ले ले, चलो यही वाला रहने दो। इधर से एक लड़का है 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से एक और लड़का है चुन्नी लाल, वही 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। देखो ये दोनों फोर्स इक्वल तो हैं, लेकिन ये इसके शेप में चेंज जरूर होगा। ये मोशन नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन इसके शेप एंड साइज में जरूर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, भले वर्क नहीं होगा, शेप एंड साइज में जरूर चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब जानते हैं लॉज ऑफ मोशन को लेकर के। सर हमारे स्कूल ने बर्बाद कर दिया। क्या हो गया भाई तुम्हारे स्कूल ने? अच्छा रिजल्ट आ गया ना सीबीएसई बोर्ड का, इसलिए तुम लोग टेंशन में लग रहे हो। सर एक डिसलाइक आई है, कोई दिक्कत नहीं यार, डिसलाइक से कौन डरता है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। डिसलाइक करने वाले अगर खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी वजह से कोई खुश हो रहा है। कोई काम कोई भी बंदा क्यों करता है, जब उसको खुशी मिलती है। अब डिसलाइक करके वो खुश रहा होगा तभी तो डिसलाइक किया होगा। तो इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं शुरू से मैं ये जानता हूँ, मैं ये चाहता भी हूँ कि मेरी वजह से लोग खुश रहें। तो डिसलाइक करके अगर वो खुश है तो कितनी अच्छी बात है यार कि मेरी वजह से कोई खुश हो रहा है। चलो भाई खुश तो हो ना कब डिसलाइक करके। हाँ यूपी का भी आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, एग्ज़ाम में ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी में एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। और 10th 12th का रिजल्ट का बहुत ज़्यादा वो नहीं है आगे चल के कि ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम्हारा 70 आ गया सर बहुत कम है, अब क्या करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। आगे जीवन के ज़िंदगी के एग्ज़ाम में अगर पास हो गए ना तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ नहीं रखा हुआ। आगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम फोड़ने हैं तुम लोगों को, ज़िंदगी में एग्ज़ाम देने हैं भाई। एग्ज़ाम में ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी में एग्ज़ाम है भाई। क्या बताएं, ये बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये चीज़, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है।
क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम नंबर कम ही हमको दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है? आगे चल के देखो क्वालिफाई तो हम ही करेंगे ना। अभी बढ़िया रैंक लाओ, क्वालिफाई करो, कोई मतलब नहीं नंबर का। 3 इडियट देखो मूवी ना, बस समझो यार इस चीज़ को, डरो मत बिल्कुल भी। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि मार्क्स आपको डिसाइड नहीं करते कि आप कहाँ जाने वाले हो, लाइफ में कितना सक्सेसफुल बनने वाले हो, ठीक है। आज मैं तुमको अगर एग्जांपल देने लग जाऊँ तो जितने भी ड्रॉपर्स हैं ना, सब आज वन ऑफ द बेस्ट बिलियनियर हैं, ठीक है। टॉप रिचेस्ट के लिस्ट में आते हैं, रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड, टॉप में आते हैं वो, जो कॉलेज ड्रॉपर्स हैं। बिल गेट्स की बात कर लो, मार्क जकरबर्ग की बात कर लो, ठीक है, सब कॉलेज ड्रॉपर्स हैं, अपना ग्रेजुएशन तो पूरा नहीं कर पाए थे, सोचो, फिर भी आज क्या है, टॉप रिचेस्ट पर्सन। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ तुम लोग भी मत करो ये काम, मत ग्रेजुएशन करो। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखो यार वो लोग भी सक्सेसफुल है आज ना, सक्सेसफुल नहीं है, हम लोग आज उनके पीछे चलते हैं, फुटप्रिंट पे चलते हैं उनके, कि यार हम लोग भी वैसा काश बन जाते। तो क्या उन्होंने कर लिया था क्या 95% आया था? नहीं, ऐसा नहीं था। तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोगों को। नंबर है यार, बिल्कुल आरिफ, बिल्कुल आप बनो। हर्ष तिवारी मेरा 96, चलो बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है भाई, क्वालिफाई करो, अपने अंदर टैलेंट लाओ यार, अपने अंदर टैलेंट लाओ, मार्क्स के पीछे कभी मत भागो। मैं बार बार बोलता हूँ यार ना, मार्क्स के पीछे कभी मत भागो, इतना टैलेंटेड बनो ना, तुम्हारे पीछे मार्क्स भागते हुए आए। APJ अब्दुल कलाम डॉक्टरेट नहीं कर पाए थे, लेकिन टैलेंटेड इतने थे कि उनको हर एक यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट का डिग्री दे गई थी, ऑनर ऑफ डॉक्टरेट, ठीक है, उनका सपना था, ठीक है, लेकिन डिग्री नहीं ले पाए। लेकिन बाद में हर एक यूनिवर्सिटी उनको डॉक्टर की डिग्री देने के लिए परेशान थी कि हम डॉक्टरेट का डिग्री देंगे, इतना उनका डॉक्टर का डिग्री मिल गया। सोचो, तो इस काबिल बनो, डिग्रियाँ तुम्हारे पीछे भागने लगे, नंबर तुम्हारे पीछे भागने लगे। हाँ, ऐसा थोड़ा ना यार, कामयाब बनो, काबिल बनो, ठीक है, काबिल बनो। इस उद्देश्य से कभी मत पढ़ना, इस उद्देश्य से कभी मत पढ़ना कि हमें नौकरी बनना, हमें नौकरी चाहिए, हमें प्लेसमेंट चाहिए। उस हिसाब से करोगे तो छोटी सोच रह जाएगी, बड़ा सोचो यार। छोटी सोच और पाँव की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। आदमी कभी भी क्या होता है, आदमी बोलता है जितनी चादर उतनी पाँव पसारनी चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि चादर को बड़ी कर लो। डबल बेड की चादर आती है मार्केट में, बड़ी चादर ले लो, पैर पहले फैला लो, फिर चादर रखो ऊपर से। क्यों छोटी चादर में जी करके ऐसे कष्ट में रहना? बड़ी चादर ले लो, डबल बेड की चादर ले लो, बढ़िया ले लो, ज़बरदस्त ले लो, मुलायम चादर, बढ़िया कश्मीरी शॉल ले लो, बढ़िया ले लो यार। क्यों भाई छोटे चादर में रहना? चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग न्यूटन, ठीक है, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। शुरू करें। चलो लाइक ठोकते रहो। चलो शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन बाबा ने 3 लॉ दिए थे। किसके लिए दिए थे? किसी भी बॉडी का मोशन डिस्क्राइब करने, किसी भी बॉडी का मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इसका मतलब क्या लिख दिया सर आपने? यानी न्यूटन बाबा ने 3 लॉ दिया था, ठीक है, उसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का गति डिस्क्राइब की, गति कैसे हो रही, कितना फोर्स लग रहा है तो कितना कैसे गति हो रहा है, उसी को जानने के लिए न्यूटन बाबा ने 3 लॉ दिया, उसे हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो एक एक लॉ को बड़ा अच्छे से समझेंगे। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये बात पता भी होगा, फिर भी थोड़ा सा कुछ नया तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बताओ भाई सारे बच्चे चैट सेक्शन भर दो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देके बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना भाई। चलो, न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? सारे बच्चे चैट सेक्शन में भर दो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं भाई। लाइक करो भाई, कुछ लोग कह रहे हैं।
क्या अभी ये जो मुझे 41 लाइक दिख रहे हैं, 50 लाइक नहीं दिख सकता है? एक बार 50 लाइक करके दिखा दो, 50 लाइक कम से कम कर दो भाई। अब मैं बताऊंगा आपको, अब बिल्कुल बहुत बढ़िया सारे बच्चे बता रहे हैं, इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? 50 तो कर दो भाई, कम से कम 50 लाइक ठोक दो, पूरा कर दो, 50 कर दो, हम देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठोको लाइक। अब देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, देखो समझना जरा सा, पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत तो है नहीं, एकेडमिक तो है नहीं क्लास। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, ठीक है, रहेगी। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम न लगा दें। क्या समझ में आया सर? कह रहा है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में यानी गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। उस समय क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या है, आए समझ में? यही क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। यानी कि जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने ये पहला नियम अपना दिया था। अब यहाँ से इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब समझते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व। अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। क्वेश्चन इस पे कल कराऊंगा, ठीक है। आज पूरा वन शॉट में पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा 50 लाइक करने के लिए, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब तक किसी कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में तो गति में रहेगी, जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लेता। अब इनर्शिया की बात करें, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अपोज चेंज इन मोशन और रेस्ट। अब इसका मतलब क्या समझो जरा सा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये अगर रेस्ट में है तो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, अगर ये मोशन में है तो चाहेगा कि हम मोशन में ही रहें। यानी कि अपने ऊपर चेंज नहीं होने चाहेगा। यानी कि होता है ना कुछ लोग कि चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो ही ना, हम गधे हैं तो गधे ही रहें। भले कोई समझाएगा देखो तुम ऐसे घोड़ा बन सकते हो, ठीक है, तुम ऐसे घोड़ा बन सकता है, नहीं भाई वो अपोज करेगा, नहीं भाई मैं गधा हूं तो गधा ही रहूंगा। तो ये क्या कहता है, इनर्शिया क्या कहता है, ये अपने अंदर चेंज में अपोज करता है। नहीं भाई, अगर मैं रेस्ट में हूं, अगर मैं विरामावस्था में हूं तो मैं विरामावस्था में ही रहना चाहूंगा। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट अगर एक का मोशन में है, गति में है, तो हम मोशन में ही रहेंगे। इस पर अगर चाहोगे कि हम इस पर क्या करें, इस पर फोर्स ला करोगे तो ये अपोज करेगा, नहीं भाई मैं रेस्ट में नहीं जाने वाला, नहीं भाई मैं मोशन में नहीं जाने वाला। यानी कि अपने अंदर होने वाले चेंज में ये अपोज करता है। इनर्शिया समझ रहे हो? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, हमें कोई भाई मोशन में ना लगाए, तो अपोज करेगा, उसको विरोध करेगा उसका। और चाहे मोशन में है तो कहेगा नहीं हम मोशन में रहेंगे, हमें कोई रोकने की कोशिश मत करेगा, वो विरोध करेगा। वही क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर, अगर किसी बॉडी के पास मास ज़्यादा है, यानी द्रव्यमान ज़्यादा है, क्या है, मास ज़्यादा है, तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मान लो हमने बोल दिया एक 5 kg का पत्थर यहाँ पे है, एक 50 kg का पत्थर यहाँ पे है, तो बताओ, इसको ए मान लेता हूँ, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर ये, तो बताओ किसके पास इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसके पास जड़त्व तो ज़्यादा होगा। ज़रा बता दो चैट सेक्शन में, भर दो सारे बच्चे चैट सेक्शन में। बताओ किसका इनर्शिया ज़्यादा, किसका जड़त्व तो ज़्यादा होगा। बिल्कुल, यानी इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, एकदम ध्यान से रखना। मान लो एक पत्थर है हमारे पास 50 kg का, ये रुका हुआ है, इसको मोशन में लाने के लिए क्या होगा, ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो भाई मास ज़्यादा है, मास इसका ज़्यादा है। समझने की कोशिश करना जरा सा, मास इसका ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने ऊपर चेंज होने में, ये मोशन में आने में बड़ा,
हम पीछे की तरफ जाते हैं ना, हम पीछे की तरफ जाते हैं, बस अचानक से चलना स्टार्ट कर देती है। जब अचानक से चलना हम पीछे की तरफ जाते हैं। इसमें क्या बताया मैंने कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये हुआ, जरा समझना इस चीज़ को। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो चाहेगा हम रेस्ट में ही रहें, चाहेगा हम रेस्ट में ही रहें। जब अचानक से क्या होता है, जब अचानक से कोई बॉडी क्या होता है आगे की तरफ, मतलब कोई बस, मान लो हम बस में ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब जब बस हम ऐसे खड़े हुए हैं, जब बस आगे की तरफ चलती है, ठीक है बस आगे की तरफ चलती है तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? पीछे की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पीछे की तरफ जाते हैं। इससे क्या, इसका रीज़न क्या है कि जो लोअर पार्ट है अपना बॉडी का, वो क्या करता है, वो तो बस के साथ मोशन में हो जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट होता है वो मोशन में नहीं हो पाता। कहाँ जाता है? पीछे की तरफ झुक जाता है, ये है। और उसका उल्टा क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन का होता है, ठीक है। और जब कोई चलती हुई बस अचानक से क्या होती है? रुक जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? आदमी आगे की तरफ झुक जाता है, तो आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। ये सही रीज़न है, ठीक है। हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया हो। हाँ बिल्कुल, अब समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट होता है। हमें लग रहा है उल्टा हमने बता दिया, देख लो एक बार। अब बताओ, सबको क्लियर हो गया? हमने उल्टा लग रहा बता दिया, है ना। यानी कि बस अचानक से चलेगी। क्लियर, चलो। हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल पहली बार शायद सही बताया था, वही 2-3 बार हुआ तो फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया। कोई बात नहीं, चलो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि तुम लोग देखते हो जब बस में बैठते हो ना, जब बस इधर की तरफ मुड़ती है तो हम इधर मुड़ जाते हैं, जब बस इधर मुड़ ले तो हम इधर मुड़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़रा समझना। जब बस में क्या करते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं हम लोग, जब बस इधर की तरफ मुड़ते हैं हम कहाँ, इसके अपोजिट डायरेक्शन मुड़ जाते हैं। जब बस इधर मुड़ेगी हम इधर, बस इधर तो हम इधर मुड़ जाएंगे। ये चीज़ तुमने फील करा होगा। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है, ये मैंने समझाना था। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दो तीन बार बच्चा बताने के चक्कर में उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, चलो अब समझ में आ गया होगा। यानी कि अचानक से बस आगे की तरफ बढ़ेगी तो हम पीछे आ जाएंगे, अब बस रुकेगी तो हम क्या, आगे की तरफ चल जाएंगे, ठीक है। ये होता है। अब एक टर्म जानते हैं, बहुत बड़ी टर्म है, संवेग यानी मोमेंटम। एक टर्म है बहुत बढ़िया, मोमेंटम। जल्दी बताओ मोमेंटम क्या होता है? बहुत बेसिक से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। मोमेंटम क्या होता है कभी नहीं भूलोगे। मोमेंटम, संवेग, समझो जरा सा क्या होता है बहुत बढ़िया से। अगला टर्म जानेंगे हम लोग, मोमेंटम। संवेग क्या होता है? मोमेंट। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझोगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे कोई शीशा रखा हुआ है, ये कोई ग्लास रखा हुआ है, और सेम हाइट से, मान लो हाइट h है, सेम हाइट से एक छोटा सा पत्थर इस पर गिराते हैं, छोटा सा पत्थर, तो शीशा नहीं फूटेगा, समझने की कोशिश करना। लेकिन इसी हाइट से इतना बड़ा पत्थर इस पर गिरा देंगे, शीशा फूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, हाइट भी सेम है, वेलोसिटी यानी वेग भी दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंटी किस पे हो गई, मास पे, द्रव्यमान के। यानी मास ज़्यादा है तो मोशन का इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब दूसरा एग्जांपल समझो, मान लो कोई हमारे पास ये बंदूक है, ये क्या हमारे पास कोई बंदूक है, और इसमें से क्या करते हैं, गोली को फायर, बुलेट को फायर करवाते हैं। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, इसको कहना है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाथ में हम क्या करेंगे, इस बंदूक की गोली को यानी बुलेट को हमें ऐसे हाथ में ऐसे रोक लेंगे। तो बताओ ये जब यहाँ से फायर होगा बंदूक से, जब यहाँ से बंदूक से, ठीक है, गोली गन से क्या होगा, बुलेट फायर होगा, तो ये रोक पाएगा, दिक्कत होगी, मोशन का इफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन उसी बुलेट को जो गन का जो बुलेट है, इसको हाथ से ऐसे फेंक दिया जाता है,
तो ये आराम से रोक लेगा। तो आप देखो डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या वेलोसिटी बदल गया, यानी बुलेट का मास सेम है, यानी कि वही बुलेट है जो हाथ से फेंका जा रहा है, तो क्या वो जल्दी से रोक लेगा। लेकिन यहाँ गन से उसी बुलेट को फेंका है तो जल्दी से रोक नहीं पाएगा, हाथ छेद करके बाहर निकल जाएगा बुलेट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी दिख रही है, यानी जो मोशन का किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी इसकी ज़्यादा हुई, इसकी यहाँ पे कम हो गई। तो आप देख रहे हैं किसी को नया टर्म दे दिया गया मोमेंटम, यानी मोशन जो किन चीज़ों पे डिपेंड करने लगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करने लगा, किस पे, मास पे और वेलोसिटी पे। और मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू एम बी। तो नया नाम दे दिया गया इसका मोमेंटम, पी इक्वल टू एम बी, यानी कि जो मोशन का इफेक्ट हो किस पे डिपेंड करेगा, मास और वेलोसिटी पे, द्रव्यमान और वेग पे। इसलिए हम क्या बोलेंगे बताओ, इसे ही हम बोलेंगे मोमेंटम, पी इक्वल टू मोमेंट, पी इक्वल टू एम बी। बताओ सबको क्लियर हुआ? जल्दी बताओ सबको क्लियर हुआ? मोमेंटम सबको क्लियर हो गया? इसलिए हम बढ़िया वाली एग्जांपल लेके आपको बता रहा था कि सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये पता ही है आपको, पी इक्वल टू एम बी, क्लियर है। चलो अब कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ फैक्ट जान, कुछ पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहला चीज़ कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, पहला चीज़। अब इसकी एसआई यूनिट पूछ देगा आपसे, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, एसआई यूनिट एम का मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, एक एक पॉइंट को लिखते चलना, एक एक पॉइंट को लिखते चलना। अब यहाँ से आपसे सीजीएस यूनिट पूछ देगा तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सीजीएस यूनिट है आपका। ये आपका एसआई यूनिट है, ये आपका सीजीएस यूनिट है, ध्यान रखना। अभी न्यूमेरिकल नहीं चल रहा, अभी थ्योरी चल रहा है, ठीक है। अब देखो P इक्वल टू एम भी होता है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी क्या होगा, मोमेंटम होगा, क्या होगा, संवेग होगा। अगर मोशन में नहीं होगा तो क्या, वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो मतलब क्या, P भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोमेंट, वेलोसिटी होगी उसके पास, यानी क्या, स्पीड होगी। मोशन में होगा तभी क्या होगा, मोमेंटम होगा। और मोशन में नहीं होगा कोई ऑब्जेक्ट, क्या होगा, उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट, बताया है मैंने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ये क्या कहता है भाई, इसका स्टेटमेंट समझ लो बस, इसका स्टेटमेंट, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। जहाँ पे रेट लग गया टाइम से डिवाइड कर दो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई करें किसी बॉडी पे, ठीक है, वो क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यानी कि संवेग का दर क्या होगा, संवेग का दर
समानुपाती होगा बल जो हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या, मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड करना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, थोड़ा ये ध्यान रखना, केवल मोमेंटम नहीं है, चेंज इन मोमेंटम। ये स्टेटमेंट कहता है क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी संवेग परिवर्तन के दर क्या होगा, यही होगा बल हम जितना लगा रहे हैं उसके समानुपाती होगा। यही हमारा क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लेते हैं चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या, दो मोमेंटम हमारे पास होना चाहिए। मान लो एक मोमेंटम P1 है, एम पी इक्वल टू एम भी होता है। मान लो M1 मास है और इनिशियल वेलोसिटी U है, U1 है, क्या है यम यू ले लेते हैं, यम यू एम भी ले लेते हैं, ठीक रहेगा। मान लो और P2 एक जो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम है क्या है, एम वी है। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या, P2 माइनस P1, यही तो चेंज होता है ना। तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एम वी माइनस यम यू। तो एम कॉमन ले लो, वी माइनस यू बच जाएगा। तो टाइम क्या कर दो, अब यहाँ के प्रोपोर्शनल के साइन को हटा या फिर लगा दो, क्या एम वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्रोपोर्शनल साइन को हटाओ, कोई न कोई कांस्टेंट आया, के आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के वी माइनस यू बाई टी। क्या होता है, देखो यम तो यम हमारे है, यहाँ पे वी माइनस यू अपन टी क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, और के की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, देन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एम ए हो जाता है। एफ ए का रिलेशन कहाँ से आया था, यहीं से आता है, यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है। के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, एसआई यूनिट में के की वैल्यू 1, तो के की वैल्यू 1 पुट कर दो, एफ इक्वल टू एम ए आ जाता है। यही हमारा क्या है, वी माइनस यू बाई टी। पता है कहाँ से आया, आपको पता है, वी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो, यही तो वी माइनस यू बराबर ए टी, देन वी माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहीं से आया, तो ये हमने पुट कर दिया सीधे यहाँ पे, क्या फिजिकल टू एम ए आ गया। बताओ सबको समझ में आया ये बात, बताओ सबको समझ में आया। अब देखो जैसे हमने किया फिजिकल टू एम है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो गया, देन ए इक्वल टू एफ अपॉन एम भी हो गया, इससे ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम हो गया। यानी कि एम बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये प्रोपोर्शनल और इसका साइन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, इससे आप लोग ध्यान रखना। क्लियर हुआ, चलो अभी कांत क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ, सबको तो हो गया, तुम्हारा क्या क्लियर नहीं हुआ। ये सब तुम लोग पढ़े होगे पिछले क्लास में, 9th 9th में का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, सब 9th का चैप्टर है ये, सब कॉन्सेप्ट तुम लोग 9th में पढ़ो, कुछ ही कॉन्सेप्ट छोड़ के सारा कॉन्सेप्ट लगभग तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा ये, और कुछ कॉन्सेप्ट 11th के हैं। बता तो दिया मैंने, एक बार रिवाइंड कर लेना, वीडियो को मिटा दिया हमने। मैंने क्या बताया, जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो क्या होगा, संवेग परिवर्तन दर के क्या होगा, समानुपाती होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, बस वही होता है। अब उसी को रख दोगे आ जाएगा तुम्हारे आंसर। न्यूटन सेकेंड लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल बताओ कोई न्यूटन सेकेंड लॉ का। जब हम लोग किसी भी क्रिकेट, जब कोई भी क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो बॉल को जब कैच करते हैं हाथ को क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ का भी हम कह सकते हैं। कैसे, हमने बताया आपको, पी इक्वल टू एम ही बताया हमने, पी इक्वल टू एम भी। जब क्या करता है, कोई भी प्लेयर का कैच लेता है बॉल को, क्या करता है, वो पीछे की तरफ अपने हाथ को खींचता है। क्यों खींचता है बताओ, कोई बताया क्यों खींचता है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखो जो क्रिकेट बॉल है ना, जो बहुत तेज आता है, क्या होता है, उसके पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, मोमेंटम। हाँ, अब देखो क्या करेगा, बॉल को जब खींचता है, मतलब बॉल को जब कैच करता है, अपने हाथ को पीछे खींचता है, जिससे चोट उसको कम लगती है।
ऐसे ही डायरेक्ट करेगा चोट बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों पीछे खींचता है? ये न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से। अब देखो क्या होता है ना कि जब बॉल आती है हमारे पास तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? स्पीड बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? P=m भी, तो मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम को कम करने के लिए, जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं? हाथ को पीछे खींचते हैं, जिससे क्या हो? मोमेंटम जीरो हो जाए। ठीक है, वेलोसिटी भी कुछ कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिससे हमें चोट कम लगेगा, उस मोशन को कम करने के लिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ, दूसरा चीज़, इन केस ऑफ हायर जंपर, कोई भी जो जंपर होता है जो ऊपर से कूदता है तो क्या होता है? ऐसा तो नहीं पत्थर पे कूदा जाता है उसको, या तो अच्छा क्या हो, अच्छा क्या बोलते हैं, बालू वगैरह पे, ऐसा तो नहीं ईंट पे कूदाया जाएगा, बालू पे कूदाया जाएगा, या फिर ऐसा स्मूथ सबस्टांस यानी जो क्या जंप करता हो उस पर कूदाया जाता है उसको, पत्थर पे कूदाया नहीं जाता। क्यों कूदाया जाता है? जिससे मोमेंटम क्या हो? मोमेंटम कम हो जाए, स्पीड मोशन कम हो जाए। बिल्कुल, यही सब रीजन्स हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल साइकिल्स में भी शॉकर आने लगी, गाड़ियों में शॉकर क्यों लगी होती हैं? जर्क को कम करने के लिए। ठीक है, जिससे मोमेंटम कम हो जाए हमारा, शॉकर्स लगी होती हैं। ये सारे एग्जांपल्स किसके? न्यूटन सेकेंड लॉ के आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बॉक्सर क्या करता है? एक बॉक्सर जब दूसरे बॉक्सर को पंच मारता है तो पीछे की तरफ मुंह कर लेता है। क्यों? जिससे क्या हो? मोमेंटम कोशिश करे जीरो हो जाए, कम हो जाए, मोशन कम हो जाए। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है? एक बार बता दो चैट सेक्शन में, सारे बच्चे जवाब दे दो, भर दो पूरा चैट सेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जल्दी से बताओ सारे बच्चे चैट सेक्शन में। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? दो लॉ तो आराम समझ में आ गया, तीसरा बताओ। और वीडियो को लाइक करो, सेशन को लाइक करो अगर समझ में आ रहा है तो। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, रूल भी, लॉ भी कहते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत बढ़िया। वर्क के इनवर्स वर्क करता है, ये भी कह सकते हैं। सर ऑन ऑफिशियल साइट ऑफ वर्ल्ड ग्रुप ए सिलेबस क्लास 10th, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ सर? अब समझो, मान लो एग्जाम्पल से बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लो हम किसी बॉडी पे जितना फोर्स हम लगाते हैं वो बॉडी भी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगाता होगा, अपोजिट फोर्स। मान लो हमने इस बोर्ड पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या करेगा? अब बोर्ड भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स, अपोजिट फोर्स, उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगाता होगा। मान लो कोई टेबल है, ये क्या हमारे पास, ये कोई टेबल है हमारे पास, इस पर कोई बुक रखी हुई है, कोई हमारे पास इस पर बुक रखी हुई है, तो बुक भी इस पर उतना फोर्स लगा रही होगी जितना ये टेबल भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो बुक वहाँ पे इस टेबल से पड़ी हुई है। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा न्यूटन थर्ड लॉ से। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा न्यूटन थर्ड लॉ का, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा खुद का एग्जाम्पल है। हाँ, सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल हमारा खुद का एग्जाम्पल क्या कि जब हम चलते हैं तो यहाँ भी थर्ड लॉ लगता है। बिना न्यूटन थर्ड लॉ के हम चल ही नहीं सकते हैं। पता है कैसे? मान लो जैसे हमने चलना स्टार्ट किया तो हम, अब देखो पैर को हम क्या कर रहे हैं? पैर को ऐसे उठा रहे हैं और पीछे की तरफ फोर्स जमीन पे लगा रहे हैं। तब जमीन क्या करता है? अर्थ क्या करता है? ग्राउंड क्या करता है? उतना ही फोर्स हमें आगे की तरफ धक्का देता है। समझ रहे हो? यानी कि हम ऐसे मान लो ऐसे चलना शुरू किए, ठीक है, तो हमने क्या पैर को पीछे की तरफ ढकेला, यानी कि पीछे क्या कि हमने धरती पे ग्राउंड पे फोर्स लगाया तो ग्राउंड भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाया तो हम आगे उतना चले गए। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब जो स्विमर होता है, देखो जो तैरने वाला होता है क्या करता है? हाथ से पानी को पीछे की तरफ हटाता है। क्या करता है? हाथ से पानी को पीछे की तरफ हटाता है। पानी तो पीछे की तरफ हटा रहा है, अब जितना वो फोर्स पानी पे लगा रहा है पीछे की तरफ, पानी भी उतना ही फोर्स क्या कर रहा है? स्विमर को आगे की तरफ भेज रहा है। तो हमें तैरना होगा तो क्या करेंगे? आगे की तरफ नहीं करेंगे, यानी कि जिधर तैर जाना होगा हमें उसके अपोजिट हम पानी पे फोर्स लगाते हैं, तो पानी भी उतना ही फोर्स हमें आगे की तरफ भेजता है। ठीक है, फायर विद गन, हाँ, गन से हम लोग क्या करते हैं
किसी चीज़ को बुलेट को फायर करते हैं तो क्या होता है, तो हमें झटका जर्क मिलता है, यानी कि बंदूक जो होती है ना, जो बंदूक वो भी क्या होती है पीछे की तरफ थोड़ी सी आती है। ये सब क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब कोई क्या करता है नाव को, जब नाव को हम लोग क्या करते हैं, नाव को चलाते हैं पानी में, तो क्या करते हो ना, पीछे की तरफ जो उसका ओर्स होता है उससे क्या करते हैं, उससे पीछे की तरफ हम क्या करते हैं, उसको पानी को ढकेलते हैं। अगर हमें आगे जाना है तो पीछे की तरफ पानी ढकेलते हैं, तो क्या होता है, पानी भी उतना ही फोर्स क्या करता है, हमारे ऊपर लगाता है, उस पतवार पे उतना ही ना वो पानी फोर्स लगाता है और आगे की तरफ भेजता है। आए समझ में? जिसको भी सिलेबस में दिक्कत है भाई जाके चेक करो, तो यूट्यूब पे चेक करो जा करके, जो मैंने बताया वही सही है। अगर अभी तक कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन में रह जाओ, एग्जाम के बाद क्या करना, कन्फ्यूजन दूर कर लेना, ठीक। जब एग्जाम में सेक्शन होगा फिर दूर कर लेना पड़ेगा। एक और टॉपिक है, हाँ राजन मौर्य, कम लोग हैं ऑनलाइन तो क्या करें बताओ, कम लोग हैं ऑनलाइन तो क्या करें बताओ, जल्दी से बताओ क्या करें, वीडियो यहीं पे बंद कर दें, जल्दी बताओ क्या करें, कम लोग हैं ऑनलाइन तो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम लोग जिम्मेदारी बनती है ना कि 30-40 बच्चे देख रहे हैं तो कम से कम 130-40 बच्चे लेके आओ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण, संवेग का संरक्षण, बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल है, सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो कंजर्व जहां भी आ जाए, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। कंजर्व का मतलब कि कांस्टेंट हो जाए, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था, द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं नया उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, कंजर्वेशन। उसी प्रकार ये भी होता है, मोमेंटम को ना तो हम क्रिएट ना जनरेट, मतलब नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में, मतलब कि इसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि ये टोटल जो मोमेंटम होता है कभी भी किसी बॉडी क्या होता है, टोटल मोमेंटम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये क्या टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। मान लो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, कभी भी मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। मान लो यहाँ पे एक छोटी सी कार है, मान लेते हैं एक छोटी सी ये कार है, क्या है, एक छोटी सी ये कार है, यहीं पे रुकी हुई है। एक बड़ा सा ट्रक आता है भाई, क्या, एक बड़ा सा ट्रक आता है और ड्राइवर को दिखता नहीं है, और ये क्या करता है, इसको कोलाइड करता है, कोलिजन हो जाता है, दोनों में टकराहट हो जाती है, ठीक है, या कर इसको धक्का मार देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखोगे, ये बस ये ट्रक बहुत तेज चलते हुए आ रही, समझना जरा सा, बहुत तेज चलते हुए आ रही थी और ये गाड़ी यहाँ पे कार छोटी सी रुकी हुई थी। जब इसने धक्का मारा तो इसकी स्पीड कम हो गई होगी, स्पीड क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, और इसकी स्पीड, ये रुकी हुई थी तो इसकी स्पीड क्या हो गई होगी, इंक्रीज कर गई होगी, यानी कि इसका मोमेंटम थोड़ा सा कम हुआ होगा, इसका मोमेंटम बढ़ गया होगा, यानी कि जो मोमेंटम, इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो गया होगा। आ रहा है समझ में कुछ? यानी कि एक बार और समझो, ये हमारी छोटी सी कार है, रुकी हुई है, ये ट्रक क्या बहुत तेज़ी से आ रही है और ट्रक आकर के बहुत तेज धक्का मारती है यहाँ पे, बहुत तेज। तब यहाँ पे क्या होगा, जब ये धक्का मारेगी ट्रक तो क्या होगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा, इसका स्पीड कम होगा भाई, और ये रुका हुआ है तो क्या होगा, आगे थोड़ा बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा इसका, यानी इसका मोमेंटम कम हो जाएगा, इसका मोमेंटम थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि मोमेंटम इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गया, यानी कि कंजर्व हो गया। ऐसा नहीं कि मोमेंटम इसका खत्म हो गया पूरा, नहीं, इसमें मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। तो मोमेंटम क्या, टोटल क्या हो गया, ये कंजर्व हो गया। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, याद कर लेना, m1u1 + m2u2, m1u1 + m2u2 बराबर m1v1 + m2v2। इसी से न्यूमेरिकल लगते हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा आपको। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है।
यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्या टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये क्या है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या हुआ, ये ना तो क्रिएट, ना तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, यानी केवल क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो जा रहा है, यही तो कंजर्व हो रहा है ना, यही क्या हो रहा है कंजर्व हो रहा है। ये चैप्टर्स आपके हो गए यहाँ पे कंप्लीट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये आज का चैप्टर हमारा फोर्स लॉज ऑफ मोशन होता है ख़त्म, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर का। एक बार बता, सब लोग सबको क्लियर हो गया? एक बार जितने भी लोग देख रहे हो सारे बच्चे बता देंगे सबको क्लियर हो गया, सब बढ़िया रहा कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम, इसलिए मैंने सोचा कि इसको लाइव पढ़ा दे बढ़िया से, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे सर्च करना रियल कॉन्सेप्ट, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है कब क्या क्लास कौन सी चलेगी, ठीक है। क्लास सुबह 10 बजे चलती है भाई, क्लास सुबह 10 बजे चलती है, ठीक है। और एक चीज़ और है, जिन बच्चों को प्रीमियम कंटेंट चाहिए, प्रीमियम पूरा बढ़िया से, ठीक है, तो अभी सिर्फ यूपी पॉलिटेक्निक और आईआरटी के लिए मैंने पूरा पैकेज का कॉस्ट बहुत कम कर दिया, सिर्फ 299 रुपये में। 299 में पूरा कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा हर एक टॉपिक से, और साथ में न्यूमेरिकल का सीरीज भी आपको पूरा वहाँ पे मिल जाएगा। ऐप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, और सिर्फ यूपी पॉलिटेक्निक और आईआरटी के लिए है, ठीक है। बिहार के लिए कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। न्यूमेरिकल बताया ना मैंने, जब कराऊंगा बता दूंगा, टेलीग्राम पे सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। चलो तब तक के लिए ओके बाय, मिलेंगे कल हम लोग। थैंक यू।